हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत बढ़िया हूं। दिस इज मोहित अग्रवाल फ्रॉम कैलकाटा एंड आज हम लोग मिले हैं सीएमए इंटर के लिए। जी हाँ, सीएमए इंटर के जो दिसंबर 18 के जो पेपर्स हुए थे अपने उसका एनालिसिस करने वाले हैं। मैं सीएमए इंटर का लॉ ऑडिट अकाउंट्स पढ़ाता हूं, तो अपने उस पेपर्स का जो है वो आज अपने डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले अपने लॉ से स्टार्ट करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट में अकाउंट्स का भी आपको एनालिसिस मिलेगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद एनालिसिस। बट बिफोर वी स्टार्ट इट, एक बार हम आपको बता दें, आउट ऑफ सीए, सीएस एंड सीएमए इंस्टीट्यूट, CMA Institute is the most lenient institute when it comes to the setting of the paper, when it comes to the choices and when it comes to the checking. जी हाँ, CMA Institute आप लोग का इंस्टीट्यूट सबसे इजी पेपर वही सेट करता है, चेकिंग भी सबसे अच्छा उसी का है और ऑब्जेक्टिव्स भी भर भर के वही देता है। तो CMA स्टूडेंट, सिलेबस बिल्कुल वास्ट है, बिल्कुल है, टेक द पॉइंट, सिलेबस इज वास्ट, बट CMA स्टूडेंट कैन नॉट कंप्लेन कि पेपर वाज टफ। इट कैन नॉट बी टफ। एक एवरेज स्टूडेंट का भी पेपर अच्छा जाएगा अगर वो पढ़ करके गया। चलिए आइए दिखाते हैं आपको। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत नॉलेज मिलेगा आपको। और ये वीडियो किन लोग के लिए, दिसंबर 18 एंड जून 19। जून 19 को पता चलेगा पेपर पैटर्न कैसा रहता है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने रहते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और दिसंबर 18 को पता चलेगा वो कहां गलती की है और अगर सही थे तो कहां सही थे। ओके, लेट अस सेट इट बॉयज एंड गर्ल्स। सबसे पहले लॉ का पेपर अपने एनालाइज कर रहे हैं दोस्तों। और एक चीज हम बता दें, हम लोग के यहाँ पर पूरा एक्सक्लूसिव बैचेस चलता है सीएमए इंटर का। ओके, सीएमए इंटर का अकाउंट्स का बैच अलग रहता है एंड लॉ के भी जो अलग से चैप्टर्स रहते हैं वो पूरा अलग से पढ़ाया जाता है। 100% कवरेज होता है, आप पेपर के अंदर देख सकेंगे। चलो, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे पेपर डिस्कशन में, अभी करते हैं। आइए ध्यान से सुनिएगा, खासकर जून 19 एंड दिसंबर 18। सबसे पहले इन लोग का पेपर पैटर्न क्या रहता है। पहला 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फर्स्ट 25 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, एंड देन रेस्ट 75 मार्क्स जो रहेगा ना, 15 नंबर का 5 क्वेश्चन करना रहेगा और वो भी साथ में। पहला 25 हो गया ऑब्जेक्टिव, और वो पहला 25 जो ऑब्जेक्टिव रहता है उसमें 10 एमसीक्यू, 5 फिल इन द ब्लैंक्स, 5 मैच द फॉलोइंग, 5 ट्रू फॉल्स। या यू हर्ड इट राइट, 10 एमसीक्यू, 5 फिल इन द ब्लैंक्स। दिसंबर 18 वाले बच्चे बोल रहे होंगे फॉरवर्ड करो, ये आता है हम लोग को, बट जून 19 वाले भी बच्चे देख रहे हैं तो थोड़ा बियर करो। अभी पूरा आंसर्स बताएंगे, पूरा आंसर्स। 10 एमसीक्यू, 5 फिल इन द ब्लैंक्स, 5 मैच द फॉलोइंग, 5 ट्रू फॉल्स। टोटल हो गया 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव। ये हर पेपर में ऐसे ही इन लोग का रहता है इंटर में। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपल्सरी रहेगा। 25 नंबर हो गया, बचा 75 मार्क्स का, 15 नंबर का 5 क्वेश्चन करना रहेगा और आपको 7 क्वेश्चन मिलेगा, उसमें से 5 अटेम्प्ट करना है, मतलब 2 तो फुल फ्लेजेड चॉइस। चलिए आइए, सबसे पहले एमसीक्यू लॉ का डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों। लॉ एंड एथिक्स दिसंबर 18। ओके, दिसंबर 2018 लॉ एंड एथिक्स का पेपर। लेट अस हिट इट। I'll be very fast in discussing the paper. Proposal may be revoked. Proposal means what? Offer. Offer आप कब रिवोक कर सकते हैं? At any time before communication of acceptance. ठीक है। अब देखो, इन लोगों ने यहाँ पर लिख ही दिया था कि आपको पूरा सेंटेंस लिखने का दरकार नहीं है, खाली आप क्वेश्चन का नंबर बता दीजिएगा और अल्फाबेट बता दीजिएगा हम लोग को। ठीक है, जो आपने चूज किया, मतलब ये ABCD वाला जो अल्फाबेट है ये बता दीजिएगा, ये बताइएगा, और ये तो शुरू में लिख दीजिएगा, और ये, और इसमें से कोई भी जो सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड एमसीक्यू में पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर। नया पार्टनर रखते समय हम लोग PSR निकालते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ एडमिशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द न्यू पार्टनर नहीं देखते हैं। अगर गुड्स डिलीवर हुआ बायर को और मान लो he refuses to accept them lawfully, तो buyer is not bound to return them to the seller। हम तो पहले ही मना कर दे रहे हैं, हम नहीं लेंगे, तो buyer is not bound to return them to the seller। फिर याद है ना, no child shall be allowed to work in a factory जब तक वो 14 साल का नहीं हो जाता। ग्रेचुटी याद आया, 5 continuous years of service, बिल्कुल सही जवाब। ESI कॉर्पोरेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये भी कोई पूछने का बात है। ओपीसी के केस में जो एनुअल रिटर्न रहेगा वो CS साइन करेगा, बिल्कुल सही, बट अगर CS नहीं है तो कौन साइन करेगा, बोलिए, डायरेक्टर। मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस अगर है तो कौन लायबल रहेगा, जो प्रोस्पेक्टस इशू किया वो लायबल रहेगा। ऑप्शंस देखो ना, बोलता प्रिंटर जिस प्रेस से छपवाए थे, पब्लिशर, प्रूफ रीडर, हे भगवान, जिसका नहीं भी पढ़ा होगा वो भी इशूअर लिख करके आएगा। रजिस्टर मेंबर, बिल्कुल सही, फॉर्म नंबर MGT 1। एथिक्स, set of moral principle that guides a person's
बिहेवियर, बिल्कुल सही। आई होप यू गॉट ऑल 10 आउट ऑफ 10 करेक्ट दोस्तों। मैच एंड पेयर दोस्तों, मैच एंड पेयर। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट यहां से ढूंढिए, गलत टर्म है, वेजरिंग एग्रीमेंट यूज करना चाहिए इंस्टीट्यूट को, बट ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट गिवन टू सीएम इंस्टीट्यूट। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग एग्रीमेंट, ये रहा। हम आपको 1000 रुपया देंगे अगर बारिश हुआ तो ये वेजरिंग है, ठीक है। coercion, committing any act forbidden by the Indian Penal Code, consensus at item is identity of mind, section 108 बिल्कुल सही, voting right and applied ethics, this one जो वॉर वगैरह होता है उसमें हम लोग को एथिक्स अप्लाई करना चाहिए। फिर ट्रू और फॉल्स, यार अब ये सब जो है ये तो सॉल्व नहीं करवाएंगे, बहुत जबरदस्त वाला सिंपल था, ठीक है। तो हम यहाँ पर फटाफट आंसर लिख ले रहे हैं, आप खाली चेक कर लीजिएगा कि आपने सही किया था कि नहीं सही किया था दोस्तों। उसके बाद कम टू द फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, प्लीज कम टू फिल इन द ब्लैंक्स दोस्तों। डिसऑनर द इंस्ट्रूमेंट, नॉन एक्सेप्टेंस हो सकता है, और सबसे आसान डिसऑनर और कैसे हो सकता है, नॉन पेमेंट, पूरा लिखेगा पेमेंट। फिर ये जो टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ द मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, ये तो याद करना पड़ेगा आपको, 4 इयर्स मेरे मैथ में था, 4 इयर्स रहेगा। फिर कंपनी शैल हैव द, मतलब इंस्टीट्यूट सारा हाथ पार कर दिया, फ्रीडम टू डिसाइड लॉक इन पीरियड, जो शेयर्स मिलता है ना अंडर इस ऑफ, कंपनी शैल हैव द फ्रीडम टू डिसाइड लॉक इन पीरियड। डायरेक्टर रिजाइन कर सकता है कंपनी को नोटिस देकर के। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, हाँ, अब ये जो 1 नंबर का क्वेश्चन था जो पूरा मैथ पढ़ करके जाता है, हम लोग सीएमए इंटर लॉ में 4 मैथ पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। उसमें से वॉल्यूम 3 मैथ में पूरा एथिक्स का क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, इसका आंसर कहां है, ये रहा, ये सीएमए इंटर वॉल्यूम 3 मैथ है अपना दोस्तों। दिस इज सीएमए इंटर वॉल्यूम 3 मैथ, एज यू कैन सी। डायरेक्टर्स केवल जो आपके पोर्शन के लिए रिलेवेंट है वो है, 4 मैथ है, ये वॉल्यूम 3 है। फिर कमर्शियल और 30 मार्क्स का चैप्टर्स है, इंडस्ट्रियल और 25 मार्क्स का चैप्टर है, एंड एथिक्स 10 मार्क्स। तो ये एथिक्स का क्वेश्चन है। आइए पेज नंबर 260 में चलते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रीवियस टर्म क्वेश्चन पेपर, एमटीपी सब डाला हुआ रहता है दोस्तों, सब। चलिए एक बार आइए इसमें चलते हैं, पेज नंबर 260 में एथिक्स में चलते हैं दोस्तों। एथिक्स, here it is, yes। क्वेश्चन क्या था एक बार देखिए। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, लॉर्ड नेलॉन दिखाते हैं। Where are you 7 principles of public life? Here it is. Yes. 7 principles of public life set out by Lord Nolan. Page number 263. ठीक है, तो मेरे मैथ का पेज 263 में जाइए, वॉल्यूम 3 का, वहां आपको दिख जाएगा। तो ये 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव। चलो 25 नंबर में अगर आप एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तो 25 में 25, बट अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो तो 25 में 18 तो देखो आपको आराम से आ जाना चाहिए था। उसके बाद जैसा कि हम बोले 25 नंबर हो गया। अब 75 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और रिमेनिंग अब बचे हैं 7 क्वेश्चन जिसमें आपको 5 करने हैं, रिमेनिंग 7 बचे, एक तो हो गया ना। माय गॉड, 2 का है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, एकदम अच्छे से लिख देना है। नोमो डेबिट लोको प्लैटरी एक्स लियाना जस्टुआ, इसको लैटिन में बोलते हैं, यानी नोबडी कैन एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और आपको सेक्शन 68 से लेकर के 72 तक जो केसेस है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के, वो सारे एक्सप्लेन कर देने थे। 10 नंबर का एकदम अच्छे से दबा करके लिखना था। और फिर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट का ये क्वेश्चन था, इसमें क्या हुआ ना, पत्नी ने साड़ी खरीद लिया जाकर के दुकानदार से, और दुकानदार हस्बैंड से रुपया मांग रहा है, क्या हस्बैंड लायबल है? बिल्कुल अपने पढ़े थे, हाँ, हस्बैंड इज एन इंप्लॉयड एजेंट ऑफ द वाइफ, तो हस्बैंड शैल बी लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ द साड़ी टू द शॉपकीपर, बट नहीं देना पड़ेगा कुछ कुछ एक्सेप्शन केस में, अगर वो साबित करते हस्बैंड कि पहले वो दुकानदार को मना कर दिया था, या पहले ही अपनी वाइफ को मना कर दिया था कि उधार में माल मत खरीदो, या अपनी वाइफ को सफिशिएंट अलाउंस दे रखा था, या वो आर्टिकल दे रखा था जो उसने उधार में खरीदा। फिर तो ये बड़ा सिंपल था, आपको तो बिल्कुल ही अटेम्प्ट करना चाहिए था। फिर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन एलएलपी का आया था,
चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस को लेकर के उसका फॉर्मेलिटीज लिखना था एज पर एलएलपी एक्ट, 8 नंबर का आराम से दबा करके लिख देना था। और फिर एक क्वेश्चन आपका एनआई एक्ट का था जो कि बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। ये डिसऑनर का आपको सेक्शन 138 का जो नोट्स बताया गया था वो आपको लिख देना था। तो 3 का ए एंड 3 का बी बिल्कुल आपको ये अटेम्प्ट कर लेना चाहिए था। फिर 4 का अगर आप देखें, प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस, देयर आर टू मेथड्स, एक है कमिटी मेथड, मेथड 1 कमिटी एंड सब कमिटी मेथड, और मेथड 2 नोटिफिकेशन मेथड, उसको पूरा एक्सप्लेन कर देना था, ठीक है। केस स्टडीज वगैरह का जो नाम अपने क्लास में किए थे वो सब लिख करके। और ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ईएसआई के बेनिफिट्स पूछे हैं कि क्या बेनिफिट्स होंगे इन शॉर्ट पर्सन को, तो इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन था ही नहीं, तो बिल्कुल। और फिर ये अटेम्प्ट कर लेना चाहिए था। फीचर्स ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, कम ऑन यार, भर भर के पढ़ रखे हैं। सेक्शन 8 कंपनी का पूरा आपको लिख देना था। फिर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ बोनस शेयर, बिल्कुल सही दोस्तों, सेक्शन 63 पूरा दबा करके लिख देना था। तो यार ये वाला क्वेश्चन तो बनता ही अटेम्प्ट करना, डायरेक्टर्स का इतना सारा क्लास करते हैं। पावर्स ऑफ बीओडी, बिल्कुल सेक्शन 179, एंड रेस्ट्रिक्शंस भी अगर आप लिखते तो अच्छा रहता 180, तो पावर्स ऑफ बीओडी पूरा 179 लिख देना था। एंड याद है ना, 4 पावर्स आर रेस्ट्रिक्टेड, जिसमें एसआरएनजीएम चाहिए रहता है, वो था सेक्शन 180। एंड विमेन डायरेक्टर का तो पूरा 149 में आपको लिख देना था। फिर एथिक्स से पूरा नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ एथिक्स, पूरा मैट का क्वेश्चन है यार, सभी कुछ मैट का क्वेश्चन है। और माई मैट इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट्स मैट, तो कुछ छूटता नहीं है अपना, पूरा 10 नंबर का नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ एथिक्स लिख देना था। और ये ग्रेचुटी का एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया था, इसमें एम्प्लॉयर ग्रेचुटी क्या फॉरफिट कर सकता है अगर सामने वाला मेरा जमीन खाली नहीं कर रहा, क्वार्टर खाली नहीं कर रहा, घर खाली नहीं कर रहा, नहीं कर सकता। ट्रैवेनकोर प्लाईवुड का अपने केस स्टडी पढ़े थे कि फॉरफीचर ग्रेचुटी का तभी हो सकता है जब हम लोग का प्रॉपर्टी डैमेज या डिस्ट्रॉय किया, वो तो विथहोल्ड किया है, तो विथहोल्डिंग द प्रॉपर्टी इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड फॉर फॉरफिटिंग द ग्रेचुटी। फिर शॉर्ट नोट में आपको इसमें भी ऑप्शन था 4 में 3 करना था, ई कॉन्ट्रैक्ट आप आराम से लिख सकते थे। स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 85 इंप्रूविंग एथिकल बिहेवियर एथिक्स का क्वेश्चन था। एंड ओवर टाइम, बिल्कुल सही, जब 48 आवर से ज्यादा आप एक वीक में काम कर लेते हैं या फिर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे, तो ओवर टाइम आने रहता है, डबल द नॉर्मल वेज रेट मिलता है। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता? क्वेश्चन 1 तो कंपलसरी था, कॉन्ट्रैक्ट का अगर नहीं किया तो क्या किया, तो 2 नंबर तो करना ही चाहिए था। एलएलपी और एनआई जो पढ़ करके अच्छे से किया था उसको 3 नंबर कर लेना चाहिए था। वेजेस वाला कर लेना चाहिए था, कंपनीज एक्ट वाला कर लेना चाहिए था। अब मेरे को तो यार, अब बच्चे बोलेंगे सर आप तो सभी करके आ जाएंगे, नहीं सब नहीं, 5 तो करना चाहिए था। तो 5 में ये जो क्वेश्चन है ना, देखो 10 नंबर का, इसका अगर आप आंसर देखेंगे ना, पॉइंट वाइज नहीं है, पैराग्राफ में है, और सीएमए इंस्टीट्यूट का हम बात कर रहे हैं, और वहीं से मैंने इसको लिया है आंसर को। ये रहा, देखिए, नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ एथिक्स इन बिजनेस का आंसर ये रहा। तो ये 10 नंबर का पूरा ऐसे टाइप का क्वेश्चन लिखना, ठीक है, इसमें एवरेज मार्किंग हो जाएगा। तो भले ही आपको आता हो, आपको ये वाला क्वेश्चन स्किप कर देना चाहिए था, और शॉर्ट नोट बिल्कुल करना चाहिए। उसमें 5वां नंबर का 3 तो रहता है, मार्क्स स्कोरिंग का ऑप्शन रहता है। अब उसके अलावा शॉर्ट नोट में एक तो कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट में एक तो कर रहा हूं। क्वेश्चन 1 कर लिया, शॉर्ट नोट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। मैं कंपनीज एक्ट वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं वेजेस वाला क्वेश्चन कर रहा हूं। अब क्वेश्चन 6 और 3 में जो आपको बढ़िया से आता था वो आपको कर लेना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन 6 और 3 में आपको जो बढ़िया आता वो कर लेना चाहिए था, और 7 क्योंकि बहुत ऐसे टाइप का क्वेश्चन हो जाता है इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए था। ओके, आई होप आप लोग का लॉ का पेपर सॉलिड गया हो दोस्तों, ठीक है। अब चलिए फटाफट अपने अकाउंट्स का पेपर जो है वो डिस्कस करते हैं दोस्तों, आइए। चलिए दोस्तों, अभी अपने फटाफट जो है ना अकाउंट्स, जो सीएमए इंटर दिसंबर 18 का क्वेश्चन पेपर है उसको एनालाइज कर लेते हैं। अभी लॉ की ये कैसा लगा? चलिए अभी अकाउंट जो है ना उसका पेपर अपने डिस्कस कर लेते हैं, ये रहा। रेडी एवरीवन? तो सबसे पहले अकाउंट्स में पेपर पैटर्न, अकाउंट्स का चाहे कोई भी पेपर हो, ठीक है, इन लोग का पेपर पैटर्न सेम रहता है कि 25 नंबर का इन लोग एमसीक्यू देगा आपको। पहला क्वेश्चन 25 मार्क्स एमसीक्यू, बचा आपका 75 मार्क्स। वो 75 मार्क्स जैसे अभी लॉ में डिस्कस किए थे वैसे अकाउंट्स में 75 मार्क्स का 15 नंबर का 5 तो क्वेश्चन करना रहेगा आउट ऑफ 7, मतलब 2 क्वेश्चन का पूरा पूरा फुल फ्लेजेड चॉइस रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 25 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, कंप्राइजिंग एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो 25 नंबर का एमसीक्यू है
उसके अलावा 75 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना था। वो 75 मार्क्स में 15 मार्क्स का 5 क्वेश्चन एंड दोस 5 क्वेश्चन विल बी आउट ऑफ 7। जैसे कि मैंने लॉ में आप लोग को बताया कि सीए सीएस सीएमए में सबसे लीनियंट पेपर जो है ना वो सीएमए इंस्टीट्यूट ही बनाता है, हम इतना बता दें। चलिए आइए, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, फटाफट देखते जाइए। बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, बोलते हैं दोनों कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, गोइंग कंसर्न, बिजनेस एंटिटी के एक्रूअल कंसेप्ट। आंसर इज एक्रूअल कंसेप्ट। अच्छा सर, यहां पर क्या हम लोग को एग्जाम में क्या पूरा लिखना चाहिए, मतलब पूरा ही हम लोग को लिखना चाहिए सेंटेंस, कैसे लिखना चाहिए? सीएमए इंस्टीट्यूट जैसे लॉ का पेपर जब आया था ना, तो लॉ में तो सीएमए इंस्टीट्यूट ने बोल दिया था कि भाई तुम खाली ना पूरा सेंटेंस मत लिखो, खाली क्वेश्चन का नंबर और उसका सही ऑप्शन लिखो, क्वेश्चन का नंबर और सही। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो बट ऑब्वियस सा बात है, पूरा सेंटेंस लिख करके कोई फायदा नहीं है एमसीक्यूज में। तो एमसीक्यूज में आप क्वेश्चन का नंबर लिखिएगा, 1 का ए, उसका पार्ट 1, और अगर सही ऑप्शन है डी तो डी एक्रूअल कंसेप्ट बोल करके लिख दीजिएगा दोस्तों। ये पूरा ये सब कुछ लिखने का दरकार नहीं है, खाली राइट दिस, बट फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यार क्या जाएगा, तो क्या बिगड़ेगा बेटा, एक लाइन है, फिल इन द ब्लैंक्स पूरा लिख दे। ठीक है सर, तो मैच द फॉलोइंग, अरे बेटा मैच द फॉलोइंग में बेटा बॉक्स बना करके मैच करो। इसमें से कौन सा जर्नल लेजर दोनों होता है? कैश बुक इज द करेक्ट आंसर। कैश बुक इज आल्सो कॉल्ड जर्नलाइज्ड लेजर। कैश बुक इज आल्सो कॉल्ड जर्नलाइज्ड लेजर। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, इसमें से कौन सा अकाउंट होता है? अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस मतलब हो गया प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट, इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। फिर एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिया था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर जब आप लोग किए होंगे तो उसमें ड्यू डेट का एक क्वेश्चन आता है। 25 अक्टूबर जो है ना, बिल ड्रॉ हुआ 25 अक्टूबर को 90 डेज का, तो 3 दिन तो ग्रेस भी लेना पड़ेगा। तो जब आप 25 अक्टूबर में 93 डेज जोड़ोगे, 3 दिन ग्रेस जोड़ना पड़ेगा ना, तो आंसर आएगा 26 जनवरी। बट 26 जनवरी जो है ना, उस दिन तो नेशनल हॉलिडे होता है, तो इफ द ड्यू डेट ऑफ अ बिल फॉल्स ऑन अ नेशनल हॉलिडे तो हम लोग क्या ले लेते हैं, प्रीसीडिंग डे, यानी 25 जनवरी का आंसर। 93 डेज जोड़ने पर 26 जनवरी आ रहा था, तो एक दिन पहले का ले लेना पड़ेगा 25 जनवरी। ऑप्शन में 26 और 25 दोनों दिया हुआ है तुमको बॉक्स करने के लिए। Piru and Simu entered in the business of buying and selling of food grain for a period of 1 year in profit of 3:2। तो यार इन लोग जो है ना मिल करके खरीदा बेची कर रहा है 1 साल के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म हो गया ना, तो 1 साल के लिए हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया, तो ये क्या हो गया, जॉइंट वेंचर। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, एक्सपेंस है कि एसेट है? एसेट है। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम इज एन एसेट। तो एसेट पीएल में आएगा कि बैलेंस शीट में आएगा, कि पीएल बैलेंस शीट दोनों में आ जाएगा? बैलेंस शीट में आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस बोला, इंश्योरेंस नहीं बोला, खाली प्रीपेड। तो प्रीपेड खाली कहां पर आता है, बैलेंस शीट। कंटिंजेंट लायबिलिटी कहां पर आता है, एज अ नोट इन द बैलेंस शीट। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट, डीएलए, डेटर लेजर एडजस्टमेंट डेटर लेजर में आएगा कि जनरल लेजर में आएगा? आंसर इज जनरल लेजर। सैक्रिफाइस कब करना पड़ता है, जब कोई पार्टनर क्या करता है, एडमिशन, तब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर लोग रहते हैं उन लोग को क्या करना पड़ता है, सैक्रिफाइस। मतलब एडमिशन के समय सैक्रिफाइस रेशियो काम आता है। और फिर इसमें आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर निकाल करके इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेना था, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन था, तो आईआरआर निकाल करके आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेना पड़ेगा। ये ज्यादातर कैलकुलेशन एफएम में धड़ल्ले से होता है, तो अभी राइट नाउ कैलकुलेटर है नहीं, आप कर लीजिएगा। फिर मैच द फॉलोइंग, ये ऐसा मैच, मतलब अगर ये अकाउंट्स के पेपर में अगर किसी को दिक्कत आया ना, उसको तुरंत संन्यास ले लेना चाहिए, तुरंत का तुरंत संन्यास ले लेना चाहिए। मतलब वो पढ़ाई ठीक से नहीं किया, इसका मतलब कहां से दिक्कत आ सकता है, देखिए बताते जाना। हाँ दोस्तों, फोकस दोस्तों। मार्शलिंग इज अ टर्म विच वी एसोसिएट विथ व्हाट, लिक्विडिटी ऑर्डर। बचपन में नहीं सुनते थे कि मार्शलिंग करो, बैलेंस शीट के अंदर मार्शलिंग करो, तो बैलेंस शीट में लोग ई लिक्विड से लिक्विड जाते थे, या लिक्विड से ई लिक्विड, एकदम टॉप पर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी फिक्स्ड एसेट, एकदम लास्ट में कैश, ये था ई लिक्विड से लिक्विड का मार्शलिंग।
या फिर लिक्विड से लिक्विड का मार्शलिंग भी होता है, तो मार्शलिंग भी एसोसिएट विद व्हाट, लिक्विडिटी ऑर्डर। रेंट वगैरह, डेट रेंट वगैरह तुम किसके साथ एसोसिएट करोगे, रॉयल्टी। तो दिस इज डेट रेंट इज रॉयल्टी, मार्शलिंग इज लिक्विडिटी ऑर्डर। प्रोटेस्ट आप कहां पर करते हैं, बीआर के केस में। अकाउंट सेल्स कहां पर भेजा जाता है, कंसाइनमेंट में। सब्सटेंस ओवर फॉर्म इज योर अकाउंटिंग पॉलिसी, है ना दोस्तों। आई होप आपने सही किया होगा दोस्तों, जिन लोग ने दिसंबर 18 में एग्जाम दिया और जिन लोग जून 19 में एग्जाम दे रहे हैं, देख लीजिए पेपर पैटर्न वगैरह सब समझ में आता है। इंस्टीट्यूट ने सारा हद पार कर दिया ये वाला क्वेश्चन पूछ करके। बोला जब ओपनिंग एंट्री लेजर में लिखते हो ना, व्हाइल पोस्टिंग एन ओपनिंग एंट्री इन द लेजर, तो अकाउंट का डेबिट साइड में आप क्या लिखते हो, क्या वर्ड्स लिखते हो आप डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे तो भी नंबर मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन। डेप्रिसिएशन में हम लोग एलोकेट करते हैं, एसेट्स का वैल्यू को एलोकेट करते हैं। डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन। नोट्स निकाल करके पढ़ो, लिखवाया हुआ होगा। डेप्रिसिएशन में एलोकेशन होता है एंड नॉट वैल्यूएशन। इट्स नॉट अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन इज एलोकेशन, नॉट वैल्यूएशन। फिनिश्ड गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी। मार्केट प्राइस जो बोल रहा है वो गलत है, कट करके फेंक दिया जाएगा आंसर। नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। रिलेशन बिटवीन कंसाइनी एंड कंसाइनर इज दैट ऑफ, पहले कंसाइनी बोला है तो एजेंट एंड प्रिंसिपल लिखिएगा। प्रिंसिपल एजेंट लिख दोगे तो मार्क्स कटने का उम्मीद रहेगा। कंसाइनर कंसाइनी अगर बोलता, कंसाइनर कंसाइनी तो प्रिंसिपल एजेंट, कंसाइनी कंसाइनर एजेंट एंड प्रिंसिपल। रिलेशन बिटवीन को-वेंचर इज दैट ऑफ क्या, पार्टनर्स। को-वेंचर लोग एक दूसरे के पार्टनर्स रहते हैं। बीआरएस क्या, हम लोग बैंक बैलेंस निकालने के लिए, बीआरएस इज प्रिपेयर्ड टू अराइव एट द बैंक बैलेंस टू रिकंसाइल, टू रिकंसाइल। तो देखो ब्रैकेट में लिखा है नो मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड विदाउट वैलिड रीजन, मतलब ट्रू फॉल्स के साथ आपको एक एक लाइन का रीजन भी लिखना है। एक एक नंबर का क्वेश्चन है ये सर, तो अब यहां पर फॉल्स लिखिएगा, इनकरेक्ट करेक्ट मत लिखिएगा, ट्रू फॉल्स बोला है तो फॉल्स लिखिएगा। और फॉल्स के बाद एक लाइन भी लिख दीजिएगा कि द गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज बीआरएस इज प्रिपेयर्ड to reconcile the bank balance as per cash book with that of the passbook or bank statement. Deferred revenue expenditure is current year का revenue expenditure to be paid in the later year, बिल्कुल नहीं। Deferred revenue expenditure वो है जिसका हम लोग, ऐसा expenditure जिसका हम लोग मजा several years तक उठा सकेंगे, जो इस साल राइट ऑफ करने का दरकार नहीं है। करंट ईयर का जो एक्सपेंडिचर है जो नेक्स्ट ईयर में देंगे वो तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है। करंट ईयर का खर्चा जो नेक्स्ट ईयर में देंगे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। रिड्यूसिंग बैलेंस से क्या यूनिफॉर्म चार्ज डेप्रिसिएशन का होता है, बिल्कुल नहीं, वो तो एसएलएम में होता है। रेवेन्यू फॉर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर एज अ क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एज अ क्रेडिट बैलेंस, बोलिए फॉल्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का क्रेडिट बैलेंस रहता है, इसका डेबिट बैलेंस रहेगा। प्रोमिसरी नोट कैन बी मेड पेएबल टू बेयरर, हाँ प्रोमिसरी नोट कैन बी मेड पेएबल टू बेयरर। तो ये 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अच्छा उसके बाद क्या बोला मैंने, अच्छा खाली ये वाला पेपर का पैटर्न नहीं है, आपने लॉ में भी देखा वही था, अकाउंट्स में भी वही है। और समझ में आया ना कि पहला क्वेश्चन हमेशा 25 नंबर का कंपलसरी अटेम्प्ट करना रहेगा, फिर 75 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स ऑफ 5 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ 7, मतलब 2 प्योरली फुल फ्लेजेड चॉइसेस। अब क्वेश्चन नंबर 2 का है, अगेन अगर ये किसी को खराब लगा या ये किसी को टफ लगा, हम बता रहे हैं बेटा, हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं बेटा, आप अपना 11-12 का पढ़ाई जो है ना फिर से करो। इसमें क्या था पता है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था और ट्रायल बैलेंस गलत दिया हुआ था, उसको सही करना था। ट्रायल बैलेंस गलत था, उसको सही करना था, रीड्राफ्ट करना था, रीजन के साथ रीड्राफ्ट करना था। अब देखो, और वो भी इंस्टीट्यूट कितना प्यारा है, ऐसा नहीं कि हर आइटम गलत दिया है। इंस्टीट्यूट पहले तो ट्रायल बैलेंस जब दिया ना, हमको तो लगा भूल गया कि वो गलत ट्रायल बैलेंस बना रहा है, फिर अचानक से याद आया कि गलत भी कुछ डालना है। फर्नीचर 20,000 सही है क्या, डेबिट में आएगा क्या, एसेट है तो डेबिट में ही आएगा ना। कैपिटल 2 लाख क्रेडिट में आएगा क्या, इसलिए याद करो, जिन लोग दिसंबर 18 में एग्जाम दिया है या जून 19 में देने वाला है, याद करो हम हमेशा बोलते थे एक बार इंट्रोडक्शन क्लासेस कर लेना चाहिए, जिसमें ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, ये सब भी सिखाया जाता है। खैर कोई बात नहीं, बट ये तो इतना बच्चा वाला सवाल है कि बच्चा के करने के लायक है, ये सीएम इंटर का सवाल नहीं है, ये मतलब भयानक सिंपल सवाल है। तो हम बता रहे हैं
तीनों इंस्टीट्यूट में बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि आपका इंस्टीट्यूट जो है ना सबसे लीनियंट पेपर सेट करता है। फर्नीचर 20,000 डेबिट बैलेंस, सही है यार। कैपिटल क्रेडिट में आएगा, सही है यार। डेटा डेबिट में आएगा यार, सही है यार। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा, सही है। क्रेडिट क्रेडिट में आएगा। ट्रेड एक्सपेंस डेबिट में आएगा। सेल्स क्रेडिट में आएगा तो सही है। वेजेस डेबिट में आएगा, सही है यार। अब इंस्टीट्यूट को याद आया, अरे गलत ट्रायल बैलेंस बनाना, गलत। देखो पहला 7-8 आइटम सब सही। क्लोजिंग स्टॉक क्या ट्रायल बैलेंस में आएगा? नहीं आएगा। बनाया तो अब जब हम आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 98,000 will not come in the trial balance, will not appear in the trial balance because it is already included in the either opening stock or purchase, so it cannot come in trial balance. सच सच बताओ, कुछ याद है? इंट्रोडक्शन क्लास में बताया जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस, अरे झुट्टा लोग। गुड। मशीनरी क्रेडिट साइड में आएगा कि डेबिट में आएगा? तो हम लोग रीजन लिख देंगे लास्ट में, मशीनरी इज एन एसेट व्हिच हैज अ डेबिट बैलेंस, सो इट शुड अपीयर इन द डेबिट साइड। परचेज सही है यार। वाइफ का दिया हुआ लोन है, तो चाहे मेरी वाइफ हो या किसी और पार्टी से मैंने लोन लिया हो, किसी से भी लोन लिया हो, लोन तो लोन होता है रे, इसमें रिलेशन क्या वो बीच में ला रहे हो? तो लोन तो मेरे लिए लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी में आएगा। डिस्काउंट अलाउड लॉस है तो कहां पर आएगा? डेबिट। पक्का। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स तो डेबिट में आता है ना? ड्रॉइंग इज व्हाट? रिडक्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट है, ड्रॉइंग्स डेबिट होता है। मोटर वैन सही है। तो गिन करके अगर देखा जाए 5 गलती है क्या? एक तो स्टॉक नहीं आएगा, दूसरा मशीनरी जो है वो डेबिट साइड में आएगा, बोलो बोलो बोलो, मशीन डेबिट साइड में आएगा, ये दूसरा गलती था। तीसरा वाइफ लोन टू बिजनेस जो है वो क्रेडिट साइड में आएगा, ये तीसरा वाला गलती था। चौथा गलती डिस्काउंट अलाउड और ड्रॉइंग्स दोनों डेबिट साइड में आएंगे। तो अब देखो ना, हम काटापीटी कर देते हैं यहां पर। रीड्राफ्ट करने के बाद, मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है भैया, किसी के पास कैलकुलेटर है क्या? रीड्राफ्ट करने के बाद $20,000 डेबिट साइड में, 20,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,04,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 6,25,000 प्लस 4,000 प्लस 45,000 प्लस 8,000, $11,88,000। और क्रेडिट साइड में भी 11,88,000 आ जाना चाहिए। चेक करो एक बार क्रेडिट साइड का टोटल, 2 लाख प्लस 80,000 प्लस 8,58,000 प्लस 50,000, बस 2,80,000, 2 लाख प्लस 80,000 प्लस 8,58,000 प्लस 50,000, बताओ कितना आना है? टैली हो गया ना रीड्राफ्ट करने के बाद? अब ये 7 नंबर का था आपका। अब अगर आपको ये पेपर टफ लग रहा है तो एक बार जो है मेरे से आकर के मिलिए। ये सिंगल एंट्री का हम लोग के मैथ का ही सम था, इससे सिंपल सम नहीं हो सकता। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सुने हो क्या? बोलो। तो वो अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आपको ट्रेडिंग पेल एंड बैलेंस शीट बनाना था दोस्तों। देखो कुछ ऐसा सम कभी किए हो? ओपनिंग डेट का एसेट दिया हुआ है, अरे ओपनिंग डेट का एसेट लायबिलिटी का बैलेंस, क्लोजिंग डेट का एसेट लायबिलिटी का बैलेंस, पक्का। और फिर 4-5 तो ट्रांजैक्शन दे दिया, रिसीट फ्रॉम डेटा, पे टू क्रेडिट, ट्रांसपोर्टेशन, ड्राइंग, फंड एक्सपेंस, फर्नीचर परचेज, और लास्ट में आपको क्रेडिट परचेज वगैरह का डिटेल दे दिया, पीवीडी 10% थोपने बोल दिया। 8 नंबर का फोकट का मार्क्स चाहिए। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 3, हम अगर होते ना एमसीक्यू के बाद सबसे पहले हम तो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर टूट पड़ते हैं। इतना सिंपल सवाल है 15 नंबर का। इसमें ये नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन का सम है, जिसमें आपको सब कुछ बनाने बोले, रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। तो रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। रिसिप्ट पेमेंट इज नथिंग बट व्हाट? सिंगल कॉलम कैश बुक। इनकम एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट व्हाट? पीएल। एंड बैलेंस शीट ही है। और देखो कितना सब अच्छे से सजा करके दिया है, मतलब सारा हद पार कर दिया लीनियंसी का। पहले तो बोल दिया भैया डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग, बताओ तो डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग ये इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा कि बैलेंस शीट का लायबिलिटी में आएगा? बैलेंस शीट का लायबिलिटी में आएगा, बिकॉज इट हैज बीन रिसीव फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। अब
इसके बारे में और भी नीचे में एडजस्टमेंट अपने पढ़ेंगे। अदर इनकम्स एंड रिसिप्ट्स के बारे में देखो। इनकम्स एंड रिसिप्ट्स मतलब इनकम्स एंड रिसिप्ट्स, नॉट एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट, वो नीचे में दिया हुआ है। इनकम रिसिप्ट का अलग दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर पेमेंट का अलग दिया हुआ है। अब बेचारा सम का क्या जान ले लोगे, एग्जामिनर का क्या जान ले लोगे? तुमको कितना अच्छे से बताया है कि देख भाई एंट्रेंस फीस जो मिला वो तुमको रेवेन्यू इनकम में डालना है, कैपिटल इनकम में डालने मना कर दिया। मतलब यहां तक सारा हद पार कर दिया, तुमको बता दिया कि कौन सा कैपिटलाइज करना है, कौन सा रेवेन्यू है। हे भगवान, इफ यू फाइंड दिस थिंग टू बी टफ, पुनर्विचार करना चाहिए। एंट्रेंस फीस कैपिटल इनकम बोला मत डालो, रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम मतलब समझ में आता है, ये एक्रूअल बेसिस और ये क्या कैश बेसिस। 251 मिलना चाहिए था और मिला भी है 251, मतलब बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा, ना कुछ प्रीपेड है, ना प्री रिसीव्ड है, ना एक्रूड है, नथिंग। तो 251 मिलना चाहिए था और मिला भी है 251। ये सारा जो है ना आंख बंद करके इनकम में आ जाएगा। हे भगवान, आंख बंद करके मतलब ऐसे, नहीं समझा, क्योंकि एक्रूड इनकम है, रेवेन्यू इनकम, ये सारा इनकम में आ जाएगा और ये सारा रिसिप्ट पेमेंट का रिसिप्ट साइड में आ जाएगा। ये सारा इनकम एक्सपेंडिचर का इनकम और ये सारा रिसिप्ट एंड पेमेंट का रिसिप्ट, और फिर कंपेयर करके बैलेंस शीट में डाल देना है जो अपने सम्स कर रखे हैं। पक्का? अब जैसे ये आ गया इनकम में, ये आ गया रिसिप्ट्स में, फिर सब्सक्रिप्शन में आओ, ये आ गया इनकम में, ये आ गया रिसिप्ट्स में। अब कोई और एडजस्टमेंट है तो देख लेंगे नीचे सब्सक्रिप्शन का, जैसे नीचे में देखो सब्सक्रिप्शन का कुछ और एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 52,000, बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 52,000 फॉर द ईयर 18-19। तो फॉर द ईयर 18-19 मतलब क्या हो गया, प्री रिसीव्ड हो गया। तो सोचो दोस्तों, ओ दोस्तों सोचो, तुमको 1151 रिसीव हुआ है, लेकिन उसमें से, अच्छा फिगर्स आर इन थाउजेंड्स, क्या चेक कर लीजिए, तो चेक कर लीजिए, यस फिगर्स आर इन, उसमें से 52 तो क्या है, प्री रिसीव्ड है। हाउ मच यू हैव एक्चुअली रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 1151, उसमें से 52 तो क्या है, प्री रिसीव्ड है। तो 1151 में से 52 अगर प्री रिसीव्ड है तो फॉर करंट ईयर आपको कितना मिला, 1151 माइनस 52 1099, जबकि मिलना चाहिए था 1160। तो एक्रूड सब्सक्रिप्शन निकल जाएगा अपना। मतलब समझ, मतलब क्या ऐसा हम कर रखे हैं, मेरे को जवाब चाहिए। तो इसी तरीके से, और खाली एक चीज तुमको कैपिटल इनकम में डालने बोला, लाइफ मेंबरशिप फीस, तो नहीं भी बोल रहा तो कैपिटल इनकम में डालते। पक्का? और फिर तुमको एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट का वैसी डिटेल दे दिया। अब इसमें भी ये सारा आंख बंद करके एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, ये सारा आंख बंद करके पेमेंट में, ये सारा कहां आ जाएगा, बैलेंस शीट का एसेट साइड में आ जाएगा, लैंड बुक्स फर्नीचर, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो बचेगा। समझ रहे? मतलब 15 मार्क्स एकदम फ्री वाला मार्क्स है ये सब। इसको करने में आपको कितना टाइम लगेगा, हाफ एन आवर, 30 मिनट्स। फिर एक सम आया था ये वाला, रिटायरमेंट वाला, क्वेश्चन 4 का जो ए था ना, ये रिटायरमेंट वाला सम था दोस्तों। ये रिटायरमेंट का सम है और एकदम प्लेन वेनिला सम है। मतलब गुडविल का क्या एडजस्टमेंट दिया है, बोला 3 साल का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, 4 साल का प्रॉफिट है, 4 साल का एवरेज निकाल करके इंटू 3 कर देना है, 4 साल का एवरेज इंटू 3 गुडविल का वैल्यूएशन निकल जाएगा। और बोले अच्छा रिटायरमेंट नहीं है, डेथ है, हाँ वी डाइड। क्या रिटायरमेंट डेथ में ज्यादा फर्क है? नो, रिटायरमेंट में जिंदा जा रहा है, डेथ में मर के जा रहा है। तो अपने उसको एग्जीक्यूटर को पेमेंट करते हैं। हाँ, गिनती का 2 आइटम रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा, 2 आइटम का रिवैल्यूएशन करने बोला है, और डिसीज पार्टनर को बोला है इतना वर्किंग पीरियड का शेयर दे देना और 50 लाख तुरंत दे देना है और बाद बाकी आराम से चुकाना है। तो वो लायबिलिटी साइड में आ जाएगा जो अपने नहीं चुका सकेंगे अभी फिलहाल। अब आपको जर्नल एंट्री मांगा था एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट, अमाउंट पेबल टू बी इज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो बहुत सिंपल सम था दोस्तों ये वाला, ठीक है। फिर 5 का ए, अच्छा और अगर किसी का पार्टनरशिप, मान लो बाई चांस पार्टनरशिप यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव, बट बाई चांस अगर क्लिक नहीं किया तो चॉइस इज ऑलवेज देयर, बट हम होते तो हम तो लाइन में लाइन करते ये सब। 5 का ए देख करके कुछ बताओ, कुछ याद आ रहा है क्या?
अच्छा, जब हम क्लास में पढ़ाते थे हम बोलते भी थे ये डिपार्टमेंट का ये फेवरेट वाला सम रहता है, नहीं याद आ रहा है, ऐसा कुछ बोला हुआ कि ये सारा माल परचेज किया है और टोटल 15 लाख में परचेज किया है। तो क्लासरूम में याद है तुम लोग पहली बार जब खुला छोड़ते थे, टोटल इतना परचेज किया 15 लाख में, तुम लोग 15 लाख डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट निकाल लेता था। तो हम बोलते थे ऐसा नहीं हो सकता, रेट कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा, अलग अलग होगा। नहीं याद आया। तो एक्स ने 2500 खरीदा, वाई ने 5000, जेड ने 6000, टोटल वैल्यू कितना है 15 लाख। तो क्या 15 लाख डिवाइडेड बाय ये करके कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा? नहीं, विल हैव टू फाइंड व्हाट, जीपी रेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। याद है जीपी रेट सेम है? नहीं याद आया। कुछ याद आ रहा है सेम ऐसा सम? तो अपने इस सम को कैसे सॉल्व करेंगे? ये टोटल सेल निकाल लो। इसको रुको, टोटल सेल कैसे निकालोगे? रुक जाओ, तुमको टोटल कॉस्ट पता है 15 लाख है, टोटल कॉस्ट 15 लाख पता है। अब जिनका टोटल कॉस्ट 15 लाख पता है उनका टोटल सेल निकाल लो, मैचिंग कंसेप्ट। टोटल कॉस्ट जितना यूनिट का है उतना यूनिट का टोटल सेल लोगे, टोटल कॉस्ट इतना यूनिट का है तो टोटल सेल भी इतना यूनिट का लोगे। कैसे लोगे? 2500 इंटू 160, सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस इफ दीज यूनिट्स वर सोल्ड, 2500 इंटू 160, 5000 इंटू 180, 6000 इंटू 200, टोटल सेल निकल जाएगा। उसे 15 लाख माइनस कर दिया, जीपी निकल जाएगा, जीपी रेट निकल जाएगा। वंस यू फाइंड द जीपी रेट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से जीपी रेट माइनस कर दो, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट निकल जाएगा। कुछ नहीं याद आ रहा है। ये कितना मार्क्स का सम था? 9 मार्क्स का सम। टूट पड़ना है। तो जब हम बोलते हैं कि सब कुछ क्लास लेक्चर से आता है, तो इसका यह मतलब बिल्कुल मत समझ जाइएगा कि फिगर भी सेम रहेगा। हे भगवान, वो ना कभी रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। फिगर क्यों सेम रहना चाहिए? क्या सारा कंसेप्ट दिखाई दे रहा है? अच्छा, मतलब देख रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कंसेप्ट खाली सेम नहीं है, सम्स भी सेम है। फिर देखो, अगर सेल बैलेंसिंग लेजर का कुछ ऐसा सम याद आ रहा हो, सेल बैलेंसिंग लेजर का, कि टोटल सेल इतना था, टोटल सेल इतना था जिसमें सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी 8 लाख था, 15 लाख था, टोटल कैश सेल 80% लेस देन द क्रेडिट सेल। नहीं याद आ रहा होगा। जो मैट का सेकंड सम बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। कुछ याद आया? नहीं याद आया। खाली फिगर को छोड़ करके सब कुछ सेम है, परसेंटेजेस वगैरह सब सेम है। फिर याद करो, नेक्स्ट लाइन में कलेक्शन फ्रॉम डेटा 75% होता था। हे भगवान, तो एनपीओ उठा लो आप, डिपार्टमेंट उठा लो आप, सेल बैलेंसिंग लेटर, सब मैट से ही है। दिखाइए मैट एक बार, कौन सा मैट है दिखा दे रहे हैं आप लोग को। कुछ बच्चे पुराना जमाने का मैट पढ़ते हैं तो कैसे होगा बताइए। एक्सक्लूसिवली सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, एक्सक्लूसिवली सीएमए इंटर स्टूडेंट्स। यहां पर सीएमए इंटर अकाउंट्स एंड लॉ का एक्सक्लूसिव क्लासेस है। तो सीएमए इंटर एक्सक्लूसिव स्टूडेंट, कैसा लगता है आप लोग को? आपस में आप लोग एक दूसरे को यहीं पर देख सकते हैं। तो तुम होते तो पहले पहले तो पता है मेरा स्ट्रेटेजी क्या रहता था? जब भी हम एग्जाम अपने लाइफ में देते थे, पहले ना हम बड़ा बड़ा सम करते थे, एमसीक्यू बाद में। क्योंकि ना हमको लगता था एग्जामिनर जो है ना एमसीक्यू में नंबर दे देगा ना तो बाद में नंबर काटने को खोजेगा। एमसीक्यू में तो नंबर काट नहीं सकता ना रे बाबा, कोई सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो जब मेरे को आता भी था ना 25 नंबर का, हम बोलते थे यार पहले ना हम बड़ा बड़ा सम्स कर लेते, और लास्ट में जब सेकंड 2 क्वेश्चन बाकी रहता था, 2 या 3 क्वेश्चन, तब हम उस समय एमसीक्यू वाला 25 नंबर कर लेते थे। नहीं समझ में आया? अपना अपना स्ट्रेटजी होता है दोस्त। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? मतलब आई यूज्ड टू टेक इनटू कंसिडरेशन द जेलसनेस ऑफ द एग्जामिनर आल्सो। तो हम पहले 2-3 तो लंबा लंबा सवाल कर लेते थे, उसके बाद जिसमें मेरे को ऑब्वियस बात है पहला सवाल वही करना जो सबसे बढ़िया आता है। समझाया? अब मेरे को अगर सब बढ़िया आता है तो हम एमसीक्यू थोड़ा सा बाद में करेंगे, थोड़ा सा बाद में। पूरा दिखाई दिया है बेशर्मो? पूरा दिखा? लास्ट में अपने भी सन्ड्री डेटर का जो ओपनिंग बैलेंस था वो एकदम लास्ट लाइन में था, याद आया? ये बैक कैलकुलेशन से आपको बड़ा ही सिंपल सम रहता है। ये लॉस ऑफ प्रॉफिट का सम था, इसमें पॉलिसी वैल्यू निकालने बोला था। बैक कैलकुलेशन का सम रहता है, 6 नंबर का सम था, 6 की 7 7। रॉयल्टी का सबसे आसान सम था ये, रॉयल्टी चैप्टर है ना, उसका सबसे आसान सम था। फिर ये 7 और 8 जो था ना, ये थ्योरी क्वेश्चन थे, 7 और 8 थ्योरी क्वेश्चन थे।
एक तो हो गया भैया ये वाला AS2 का, और ये याद है हम एक बोले थे थ्योरी चैप्टर रहता है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग, उसमें से ये क्वेश्चन आता है हर बार, एडवांटेज लिमिटेशंस। इस बार एडवांटेज पूछा, हम होते तो हम ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते, 7 नंबर हम अटेम्प्ट नहीं करते, मेरा पेपर यहीं पर खत्म हो गया होता। अरे क्वेश्चन 1 करना था और 5 करना था, हो गया, मेरा पेपर यहीं खत्म हो जाएगा, हम यहीं तक करते। बट अगर बाई चांस किसी का प्रैक्टिकल का समय नहीं हो तो उसको, या प्रैक्टिकल एक तो मान लो छोड़ करके गया, तो उसको ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, शॉर्ट नोट अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। शॉर्ट नोट में भी तुमको चॉइस दी है, बोला खाली 3 तो कर दीजिए। एक तो गाना मरे वाला है, एप्लीकेबिलिटी कब अप्लाई होगा कब अप्लाई नहीं होगा। एक कंसिक्वेंशियल मतलब समझ में आता है, कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, इज्जत से बताना, लॉस ऑफ स्टॉक की लॉस ऑफ प्रॉफिट, आग लगने के कारण बाद, कॉन्सिक्वेंशियल मतलब लॉस ऑफ प्रॉफिट। फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन एचपी इंस्टॉलमेंट परचेज एंड फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन एंड पॉलिसीज। तो अगर किसी का प्रैक्टिकल उतना बढ़िया नहीं था तो उसको ये वाला शॉर्ट नोट अटेम्प्ट कर लेना चाहिए था, वो भी इसमें से खाली 3 ही तो करना था। तो मेरी नजर में अकाउंट्स का पेपर जो है जबरदस्त आया था दोस्तों। होप कि जून 19 वाले बच्चों का एग्जाम अच्छा जाए और दिसंबर 18 का अच्छा गया हो। अगर आपको कोई भी परेशानी है, कुछ भी अगर आपको कंसेप्ट का क्लैरिटी चाहिए, आप आराम से हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर योर वेल विशर्स। मतलब ये सब कमर्शियल इंटरेस्ट वगैरह जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जरूरी है, बट वो हम लोग का प्री डोमिनेंट मोटिव नहीं रहता। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।